दोस्तों, हमारे समाज में बुजुर्ग नागरिकों का, बुजुर्ग माता-पिता का एक अहम स्थान होता है और जैसे-जैसे एक बुजुर्ग इंसान की उम्र बढ़ती है, तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ और लायबिलिटीज़ भी बढ़ती जाती है और सीनियर सिटीज़न यानी कि बुजुर्ग माता-पिता की कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ, कुछ ऐसी लायबिलिटीज़ होती है, जिनको उनको समय रहते पूरा कर लेना चाहिए, वक़्त रहते उनको निपटा देना चाहिए और अगर वो समय पर ये काम नहीं करते हैं, तो वक़्त गुज़रने के बाद उनको इसके लिए पछताना पड़ता है और इसके साथ-साथ उनके परिवार को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ उनको भी कई तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ती है, दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है, ऑफ़िस दर ऑफ़िस धक्के खाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि एक बुजुर्ग माता-पिता की क्या ज़िम्मेदारी बनती है, क्या लायबिलिटीज़ बनती है और उनको इसको किस तरह से पूरा करना चाहिए। उनको अपने जीते जी ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके जीते जी या उनके मरने के बाद भी उनके परिवार में कोई विवाद ना हो, कोई विघटन ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और उनका परिवार टूटे ना। और उसके साथ-साथ उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी जितनी भी ज़िंदगी बची है, उनके जीते जी उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए और उनका अंतिम समय यानी कि बुढ़ापा बहुत अच्छे तरीके से कट जाए, गुजर जाए। और साथ ही साथ उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका परिवार उनकी सार-संभाल करे, उनकी देखभाल करे, उनकी दवा-दारू का टाइम टू टाइम इंतज़ाम करे और उनकी अच्छे तरीके से देखभाल करे। तो इसके लिए जितना हो सके बुजुर्ग माता-पिता को, सीनियर सिटीज़न को अपने जीते जी उनकी जो भी संपत्ति है, उसका प्रॉपर तरीके से बँटवारा कर देना चाहिए। उस संपत्ति को अपने जितने भी बचे हुए वारिस हैं, उन वारिसों में तमाम अच्छे तरीके से डिवाइड कर देना चाहिए, बाँट देना चाहिए। इसके साथ-साथ उसको ये भी क्लियर कर देना चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति को देना चाहता है या किसी 2 व्यक्ति को देना चाहता है या किसी परिवार के व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता है। इस बात को क्लियर कर देना चाहिए ताकि बाद में कोई झगड़े और विवाद ना हो। इसके साथ-साथ अगर उसके परिवार में उसकी बेटी है, बेटा है, पत्नी है, तो उसको ये क्लियर कर देना चाहिए कि बेटी को ये हिस्सा मिलेगा, बेटे को ये हिस्सा मिलेगा और उसके मरणोपरांत उसकी पत्नी को ये हिस्सा मिलेगा। दोस्तों, हमने ऐसे कई केस देखे हैं, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई लेकिन उसने किसी भी तरह की कोई विल, वसीयत या ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं बनाया था और बाद में उसकी पत्नी को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी, बच्चों ने उसको घर से निकाल दिया, बेटी को कोई हिस्सा नहीं दिया, बेटे ने अकेले कब्जा जमा लिया। तो ऐसी सारी सिचुएशन से निपटने के लिए आपको वक्त रहते कोई अच्छा सा फैसला करना चाहिए और जिसको संपत्ति देनी हो उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि इस वीडियो में हम आगे बढ़ें, हमारे साथ आप बने रहिए और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर पुश कर लीजिए ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कानून से जुड़ी हुई वीडियोस आप आगे भी देख सकते। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी बुजुर्ग माता-पिता को अगर कोई चीज ध्यान में रखने की है और सबसे पहले जिस चीज का उसको ध्यान रखना चाहिए तो वो ये है कि अगर वो अपनी संपत्ति किसी को भी गिफ्ट में देना चाहता है, दान करना चाहता है, वसीयत करना चाहता है या किसी भी तरह की कोई ट्रांसफर डीड बनाना चाहता है, चाहे वो अपनी बेटी के नाम करता हो, चाहे अपनी पत्नी के नाम करता हो या अपने बेटे के नाम करता हो या इनमें से किसी से भी वो संतुष्ट नहीं है तो किसी निकटतम रिश्तेदार के नाम से करना चाहता हो, तो उस दस्तावेज में जिसको वो निष्पादित कर रहा है उसको अपने जीते जी एक कंडीशन उसमें जरूर मेंशन करनी चाहिए और वो कंडीशन ये है कि मेरा पुत्र या मेरी पुत्री या मेरी पत्नी या दूर का जो भी रिश्तेदार है, जिस रिश्ते से वो उसका कुछ भी लगता है, तो वो रिश्तेदार जिनके हक में उसने वो डीड निष्पादित की है, ट्रांसफर डीड बनाई है या जो भी दस्तावेज उनके हक में उसने निष्पादित किया है, तो उसमें ये शर्त डाल देनी चाहिए कि इस डीड के ट्रांसफर होने के बाद वो व्यक्ति मेरी देखभाल करेगा, मेरी सार संभाल करेगा, मेरे दवा दारू का इंतजाम करेगा, मेरी बुढ़ापे में देखभाल करेगा और अगर वो ये नहीं करता है तो वो व्यक्ति जिसने वो डीड निष्पादित की है उस संपत्ति को उस व्यक्ति से वापस लेने का अधिकारी रहेगा। और बुजुर्ग व्यक्ति अगर ये कंडीशन उस डीड में मेंशन नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो प्रॉपर्टी आपकी बेटी, आपकी पत्नी या आपके बेटे या दूर के रिश्तेदार को कंप्लीट रूप से ट्रांसफर हो जाएगी और ऐसी कंडीशन में जब उन्होंने आपकी सेवा नहीं की
यानी कि जिसने उस डीड को निष्पादित किया है, उस बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा नहीं की, उसकी देखभाल नहीं की, उसकी दवा दारू का इंतजाम नहीं किया, उसके रहने खाने का इंतजाम नहीं किया और जिनके हक में उस डीड को निष्पादित किया गया था वो पलट गए, उनका मन बदल गया, तो गिफ्ट करने वाला व्यक्ति उस संपत्ति को किसी भी सूरत में वापस नहीं ले सकेगा और इसके बाद आपके पास सर पकड़ के पछताने के अलावा किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये चीज हमने अपनी आंखों से होते हुए कई बार देखी है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट 23 की धारा ये कहती है कि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को किसी को भी गिफ्ट देते वक्त अगर ये कंडीशन मेंशन कर देता है कि उसने जो भी गिफ्ट डीड अपने बेटी, अपनी पत्नी, अपने बेटे या किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम से की है और उस गिफ्ट डीड या उस दस्तावेज के निष्पादित करने के बाद वो व्यक्ति उस बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा नहीं करता है, उसकी देखभाल नहीं करता है, उसके खाने पीने का रहने का इंतजाम नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति उस संपत्ति को वापस पा सकता है। लेकिन अगर वो अनजाने में उस कंडीशन मेंशन नहीं करता है तो फिर वो संपत्ति उसके हाथ से निकल जाएगी और उसके पास पछताने के अलावा किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं बचेगा। दोस्तों, हमने हमारे 22 साल के रियल एस्टेट कैरियर में ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं जिसमें किसी भी दस्तावेज को निष्पादित करते हुए इस तरह की किसी भी कंडीशंस का हवाला नहीं दिया गया और बाद में उस बुजुर्ग व्यक्ति को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, उसको पछताना पड़ा, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वो कंडीशंस नहीं डालने की वजह से उस संपत्ति के दस्तावेज को निरस्त नहीं करवा सकता था। इसके बाद दोस्तों, अपने जीते जी सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्ग व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसने किस तरह के किसी भी बैंक से लोन लिए हैं, उस पर कितने लोगों को पैसा देना बकाया है, उसके पास किसी भी व्यक्ति से अगर वो कोई पैसा मांगता है तो वो कितना पैसा उसके पास आना है। इन सारी बातों की उसको एक डिटेल्स बना लेनी चाहिए, उसमें सारा विवरण लिख देना चाहिए। पैसा कितना आएगा, कितना जाएगा, किसको देना है, कौन सी बैंक से आएगा, कौन सी बैंक को देना है, ये तमाम सारी शर्तें, सारी कंडीशंस एक विवरण के तौर पर अपने आप के पास बनाकर रख लेनी चाहिए। और इसके बाद वो दस्तावेज आपके कोई विश्वस्त साथी जो कि आपके विश्वास का हो, जो आपकी बात को सुनता हो, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास रख देनी चाहिए ताकि आपके मरणोपरांत, आपके मरने के बाद वो उस लेटर को डिस्क्लोज करके आपके वारिसों को बता सके और उनको ये पता चल सके कि आपका कितना पैसा किसको देना बाकी है और किससे आपका पैसा कितना आना बाकी है, कौन से बैंक में आपकी लायबिलिटीज लोन की है, देनदारी है या लेनदारी है, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, वो लेना है या देना है, ये तमाम सारी चीजें उस लेटर में आपको लिखकर रख लेनी चाहिए ताकि आपके वारिसों को बाद में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और अगर आप ऐसा करके नहीं जाते हैं, बैंक में आपका पैसा पड़ा रह जाएगा। अगर किसी व्यक्ति में आप पैसा मांगते हैं तो वो पैसा भी आपका नहीं आएगा और अगर आपको किसी को पैसा देना है तो वो व्यक्ति आपके परिवार से 2 गुना 3 गुना वसूल कर सकता है। ये तमाम तरह की पेचीदगियां आपके जाने के बाद आपके परिवार को मेंटेन करनी पड़ सकती है और सीनियर सिटीजन की मृत्यु के उपरांत इस तरह की परिस्थिति आने पर उसके परिवार को कई विवादों का, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को, सीनियर सिटीजन को एक बात का और ध्यान रखना चाहिए और वो ये है कि उसको अपने जीते जी एक विल यानी कि वसीयत तैयार करवा लेना चाहिए कि वो अपने मरणोपरांत अपनी संपत्ति को किसको देना चाहता है और किसको नहीं देना चाहता है। उस विल में उसको क्लियरली ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो उस संपत्ति को किसको देना चाहता है, किसको कितनी देना चाहता है और उसको देने का कारण क्या है, यानी कि जिस व्यक्ति को वो संपत्ति देना चाहता है तो उसको किस वजह से वो संपत्ति दे रहा है और किस व्यक्ति को संपत्ति नहीं दे रहा है तो उसको नहीं देने का क्या कारण है। और इसके बाद इस विल को आपको किसी लीगल एडवाइजर से, किसी भी जानकार अच्छे वकील से कोर्ट में जाकर रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए क्योंकि रजिस्टर्ड विल का वजन बहुत ज्यादा होता है बनिस्बत सादे पेपर की वसीयत का। और इसके साथ साथ अपने 2 विश्वस्त जानने वालों की उसमें गवाही भी आपको जरूर डलवानी चाहिए क्योंकि गवाही के बिना किसी भी विल या वसीयत का वजूद हल्का रहता है और गवाही देने के बाद उसका वजन बढ़ जाता है। वसीयत एक अहम दस्तावेज होता है और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत ये तय हो जाता है कि उस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को कौन सी प्रॉपर्टी कितनी मात्रा में दी है और किस व्यक्ति को नहीं दी है। और विल को करने के बाद जब वो डिस्क्लोज होती है तो उसके परिवार में किसी भी तरह के वाद विवाद होने की कंडीशंस नहीं रहती क्योंकि अगर आप विल नहीं करते हैं
तो उनके परिवार में हर सदस्य ये सोचता है कि ये संपत्ति तो मेरी ही है। हर व्यक्ति उस संपत्ति पर अपना मालिकाना हक जताना चाहता है। तो विल और वसीयत करने से लड़ाई झगड़े और इस तरह के वाद विवाद खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी सीनियर सिटीजन को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मान लीजिए उसकी कोई एफडी की हुई है, कोई किसी भी बैंक में उसका अमाउंट पड़ा है, या कोई उसने लॉकर ले रखा है, उसमें उसके गहने पड़े हैं, जेवरात पड़े हैं, गोल्ड पड़ा है, या किसी भी प्रॉपर्टी के कागजात पड़े हैं। क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी चल संपत्ति होती है, तो इसकी सारी डिटेल्स आपको एक पेपर पर बनाकर अपने किसी विश्वस्त साथी को जरूर सौंप देनी चाहिए और उस पर अपने हस्ताक्षर कर देने चाहिए। और आपको क्लियर ये शो कर देना चाहिए कितनी मात्रा में बैंक के लॉकर में क्या चीज पड़ी है, बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है और एफडी में कितना पैसा पड़ा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी मृत्यु के उपरांत जब कोई आपके परिवारजनों को उस संपत्ति का पता चलेगा तो आपके परिवार में विवाद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे और उस संपत्ति के लिए आपके वारिसजन आपस में लड़ बैठेंगे। और कई कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि सीनियर सिटीजन की मृत्यु हो जाए और उनके वारिसों को, उनके परिवारजनों को ये पता ही नहीं चले कि उनके पिताजी के लॉकर में कितना पैसा पड़ा था, अकाउंट में कितना पैसा पड़ा था, लॉकर में कितना गोल्ड पड़ा था, या किस प्रॉपर्टी के कागजात कितने पड़े थे। तो ऐसी कंडीशन में जब आप ये चीज किसी विश्वस्त साथी से शेयर कर लेते हैं, उसको लिखकर एक डिटेल में उसके पास रख लेते हैं, तो आपके परिवारजनों का इसमें भला रहेगा और आपके मृत्यु के उपरांत, आपके जाने के बाद, वो जो भी प्रॉपर्टी आपकी बैंक लॉकर में पड़ी है या बैंक में आपका पैसा पड़ा है, तो वो आपके वारिसों को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको जीते जी एक काम और करना चाहिए और वो काम ये है कि मान लीजिए आपने कोई एफडी की है या बैंक अकाउंट में आपका काफी पैसा पड़ा है और आपने उसमें कोई नॉमिनी बना रखा है और अकस्मात उस नॉमिनी की मृत्यु हो चुकी है, या वो नॉमिनी जो अभी तक आपने बना रखा है अब आपके विश्वास के लायक नहीं है, तो आपको तुरंत प्रभाव से नॉमिनी को बदल देना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि आपकी मृत्यु के उपरांत उस नॉमिनी की वजह से आपके उत्तराधिकारियों को आपके बैंक से पैसा लेने में, आपकी एफडी तुड़वाने में या आपके बैंक लॉकर से जेवरात वगैरह लेने में आपके परिवारजनों को किसी भी तरह की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी सीनियर सिटीजन के लिए मेरी पर्सनल राय ये है कि उनको अपना एक विश्वस्त साथी चुनकर अपने सारे भेद उसको जरूर ओपन कर देने चाहिए, एक लिखित पेपर के जरिए उसको बता देने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, सीनियर सिटीजन के लिए मेरी एक सलाह और है और उनको अगर इस बात का ध्यान रखना चाहिए तो वो ये है कि मान लीजिए उनका किसी भी कोर्ट में केस चल रहा है, किसी भी व्यक्ति से उनका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है और उस व्यक्ति से उनको कुछ पैसा लेना है या कोर्ट में उनको कुछ पैसा जमा करवाना है, तो आपको एक विश्वस्त साथी से ये सारी बात शेयर जरूर करनी चाहिए। क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर किसी सीनियर सिटीजन की मृत्यु हो जाती है और आपके परिवार को ऐसी स्थिति का पता ही नहीं होता है कि आपके पिताजी का कोई कोर्ट में केस चल रहा था या कोई मुकदमा था या किसी व्यक्ति से उनको कुछ लेना था या कोर्ट में कुछ जमा करवाना था, तो ऐसी कंडीशन में उनकी मृत्यु के बाद आपके घर कोर्ट के संबंध आने शुरू हो सकते हैं, या आपका कोई मैटर ऐसा हो जो कि प्रॉपर्टी संबंधी कोर्ट में विवाद चल रहा हो, तो वो उसका फैसला आपके अगेंस्ट जा सकता है। क्योंकि आपके बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और वो टाइम टू टाइम कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ऐसी कंडीशन में एक तरफा फैसला होकर आपके विपरीत वो फैसला जा सकता है। इसलिए आपके वारिसों को कई तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी बातें ऐसी थी जिनको सीनियर सिटीजन्स को जरूर करना चाहिए ताकि उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति का किसी भी तरह का परिवार के सदस्यों में आसानी से बंटवारा हो जाए। जिसको जिसका हक मिलना चाहिए उसको उसका हक मिल जाए और जो उस हक के लायक नहीं हो उसको वो हक न मिले। इसके अलावा तमाम ये सारी सावधानियां रखेंगे तो आपके मरणोपरांत, आपके जाने के बाद आपके किसी भी वारिस को भटकना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा, उसको उसका हक प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति की, सीनियर सिटीजन की लायबिलिटीज क्या होती है, जिम्मेदारी क्या होती है और उसको किस तरीके से पूरा करना चाहिए। और एक सीनियर सिटीजन मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अगर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेता है, अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लेता है, तो उसके फैमिली मेंबर्स को, उनके वारिसान को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, उनको किसी भी तरह से पछताना नहीं पड़ेगा, सर नहीं पीटना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अब इसको एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।